आज के क्लास में आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट पढ़ेंगे फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में, और उससे भी पहले आज फ्रीजिंग पॉइंट को समझाने से पहले दूसरी बार बॉइलिंग पॉइंट समझिए। आज के पढ़ाने समझने समझाने का जो टॉपिक जो कॉन्सेप्ट होगा मेरा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। आज हम समझाएंगे आपको बॉइलिंग पॉइंट और आपको समझ में आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। ये कैसे, तो ध्यान से समझ कर देखिए कितना अच्छे से आपको समझ में आता है। आपको रटना ही नहीं पड़ेगा अगर आप ध्यान देकर आज पढ़ लिए तो। बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। देखिए जैसा कि आप सभी स्टूडेंट बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन ऐसे समझे थे कि इस कंटेनर में हमने वाटर लिया यानी जल एज ए सॉल्वेंट के रूप में। तो वाटर जैसे ही हम लेते हैं रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये बॉयल होता हुआ नहीं दिखाई देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि इसके चारों तरफ जो एटमॉस्फेरिक मतलब एटमॉस्फेयर में जो गैसेस स्थित है उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो अधिक है और इस लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो कम है। यानी गैस का वेपर प्रेशर लिक्विड के वेपर प्रेशर से अधिक है। तो आपने क्या किया, इसको धीरे धीरे गर्म करना शुरू किया, और जब गर्म करना शुरू किया तो इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, मतलब सॉरी इसका वेपर प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ। तो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर के लिए वो टेम्परेचर है जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर गैस के वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया। तो आप देख क्या पा रहे हैं कि ये लिक्विड का मॉलिक्यूल अब सरफेस को छोड़कर गैस में कन्वर्ट होने लगा। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि लिक्विड का वेपर प्रेशर पूरा गैस के वेपर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। तो सवाल उठता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता कितना है? तो एटीएम में 1 एटीएम, एमएम में 760 एमएम ऑफ एचजी, ठीक है, और सीएम में 76 सीएम ऑफ एचजी। तो ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट, ये वो टेम्परेचर है जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर गैस के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो इस टेम्परेचर को हम इसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ गैस। तो जरा समझिए कि हमने इस एग्जांपल में आपको क्या समझाने का प्रयास किया कि यहां हम टेम्परेचर जब बढ़ाना शुरू किए तो इस लिक्विड का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पर गैस के वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया उस टेम्परेचर को आप कह दिए बॉइलिंग पॉइंट। आज जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट हम लेकर आए हैं। आज टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे नहीं, आज हम टेम्परेचर घटाएंगे। तो जैसे ही इसका टेम्परेचर घटाना शुरू किए पता चला कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का वो वैल्यू है जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया। इट मींस फ्रीज हो गया। तो कहने का मतलब है कि इस वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। तो क्यों है? क्योंकि इस टेम्परेचर पर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया। जब टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो आपने क्या देखा कि 100 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर गैस के वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया। तो आप बोल दिए इसको बॉइलिंग पॉइंट। आज टेम्परेचर बढ़ा नहीं रहे, आज टेम्परेचर घटा रहे। तो देख पाए कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का वो वैल्यू है जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया। तो यहीं से हमने डिफिनेशन लिखवा दिया आप लोगों को फ्रीजिंग पॉइंट का। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ गैस सॉलिड। तो यहां पर ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? जिस ताप पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है उसे उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे ही आप फ्रीजिंग पॉइंट समझने के लिए रेडी हो गए, तैयार हो गए, तो अब आप पूरी तरह से तैयार हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट समझने के लिए। फिर से एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ये हमने लिक्विड लिया और लिक्विड के रूप में हमने वाटर लिया। जैसे ही हम बोले वाटर तो आप सभी स्टूडेंट जान गए कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा। इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर ये अपने फ्रीजिंग पॉइंट को अचीव कर लिया है। और अब आप क्या कर रहे हैं? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं। सॉल्यूट ऐड भी कर रहे हैं तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आने से क्या होगा? वेपर प्रेशर का मान और कम हो जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पर फ्रीज हो रहा था अब उससे भी कम टेम्परेचर पर फ्रीज होगा। तो मान लिया कि हमने सॉल्यूशन बनने के बाद इसका फ्रीजिंग पॉइंट -6 डिग्री सेल्सियस हो गया।
तो यहां पर -6 डिग्री सेल्सियस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है और 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है। तो आप सभी स्टूडेंट को अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पहले की अपेक्षा फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो गया। ये फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का है और ये फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का है। इस बार सॉल्यूशन का ही फ्रीजिंग पॉइंट अधिक है। 0 बड़ा है कि -6? 0। तो यहां पर अगर हम आपसे पूछे कि बताइए फ्रीजिंग पॉइंट में डिफरेंस कितना का आया? 6 डिग्री सेल्सियस। तो ये 6 डिग्री सेल्सियस आपने कैसे निकाला? 0 में से आपने -6 को घटा दिया और आ गया +6 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस। ये डिफरेंस कैसे आया? T0B से इस बार आपने TS को घटा दिया और ये दो फ्रीजिंग टेम्परेचर का डिफरेंस है डेल्टा TF और यहीं से डेल्टा TF का फॉर्मूला आ गया, यहीं से डेल्टा TF का कॉन्सेप्ट आ गया। क्या कॉन्सेप्ट आया देख लीजिए सामने। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में बी डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट और सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट के डिफरेंस के इक्वल होता है। तो ये था आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट। अब आपको ले चलते हैं इसके कंप्लीट कॉन्सेप्ट की ओर, शुरू से एक बार दिखाते हुए समझाते हुए। फ्रीजिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, depression in freezing point may be defined as difference of freezing point of pure solvent T0B and freezing point of solution TS. It is denoted by delta TF. Delta TF equal T0B minus TS. पूरा आपके दिमाग में फिट, ठीक है। जो भी आपने लिखा वो आप अच्छे से समझ गए। कौन क्या है, T0B क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, TS क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और अब रिलेशन बिटवीन, जस्ट लाइक एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की तरह हम आपको ले चल रहे हैं। रिलेशन बिटवीन, जैसे आपने पढ़ा था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, जस्ट लाइक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। ध्यान से समझेंगे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो हमने इस तरह से समझाया था 1 = 2 और 2 = 3, देन 1 = 3, यानी ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इसके, तो ये भी एक दूसरे के। तो डेल्टा टी प्रोपोर्शनल टू x से, प्रोपोर्शनल हटते ही कांस्टेंट आ गया k और x से क्या है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की जगह क्या लिख सकते हैं आप समझ रहे हैं, Na/Na + Nb। जैसे लिखेंगे 4 डाइल्यूट सॉल्यूशन Na इज मोर लेस देन Nb हो जाएगा। जस्ट लाइक ये रिलेशनशिप वैसे ही चल रहा है जैसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट टॉपिक में चला था। तो यहाँ पर देख लीजिए Na बहुत कम है Nb से, यानी Na + Nb के जगह पर, Na + Nb के जगह पर अप्रॉक्स क्या लिखेंगे, Nb। और अब सभी स्टूडेंट जानते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलता है। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट WA/Ma WB/Mb। ये पलटेगा। आपको किसके भी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है, मोलालिटी से। तो मोलालिटी का फॉर्मूला आपके माइंड में जाना चाहिए हमेशा, 1000/Ma इंटू WB। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ Mb फालतू है क्योंकि पलटेगा तो इस तरह से होगा, WA इंटू MB/Ma इंटू WB। तो हमने क्या किया, Mb को बाहर निकाल लिया और 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड, और इतना की जगह पर क्या गया M। पिछले क्लास में भी हमने समझाया था बताते समय कि ये कांस्टेंट है। मोलिकुलर मास सॉल्वेंट का हमेशा कांस्टेंट होता है। वाटर कहीं से भी मोलिकुलर मास निकालेगा 80 नहीं आएगा। तो यहाँ सॉल्वेंट का मोलिकुलर मास है, ये K है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट बाई कांस्टेंट, तो आने वाला मान भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो इस पूरे के बदले में हम ले लिए केफ। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वाले में चल रहा था Kb और यहाँ आ गया केफ। व्हाट इज केफ, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। वहां मोलर एलिवेशन कांस्टेंट था, या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है केफ। और अब केफ हटेगा, जैसे कांस्टेंट हटता है तो प्रोपोर्शनल आता है, प्रोपोर्शनल हटता है तो कांस्टेंट आता है। तो यहाँ कांस्टेंट हट रहा है तो प्रोपोर्शनल आ गया। और आज की क्लास में प्रूफ हो गया कि डेल्टा TF प्रोपोर्शनल होता है किसके, M के, यानी मोलर, यानी यहाँ पर ये प्रूफ हुआ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये था आपका आज का क्लास। इसके बाद भी आप मोलिकुलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट देख सकते हैं, क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि इस टॉपिक को पढ़ने का मेन एम
क्या है? तो मेन एम मॉलिक्यूलर मास, नॉन वोलेटाइल सॉलिड का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। इसको आप रिफ्रेश कर लीजिए, जल्दी से बताइए। आपने डेल्टा टी एफ इक्वल क्या पढ़ा अभी? के एफ इंटू एम, और आपका मॉलिक्यूलर मास एम में छुपा हुआ है नॉन वोलेटाइल सॉलिड का। जल्दी से बोलिए, डब्ल्यू ए इंटू 1000 बाई एम ए इंटू, जल्दी से बताइए कौन है मॉलिक्यूलर मास नॉन वोलेटाइल सॉलिड का? बस एम ए को ला दीजिए डेल्टा टी एफ के जगह पर, और डेल्टा टी एफ को जाने दीजिए एम ए के जगह पर, और आपका फॉर्मूला मिल गया। इस पर आपने प्रॉब्लम भी पिछले क्लास में बनाया था, डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू बी। तो ये था आपका आज का क्लास। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और कंप्लीट वीडियो लेक्चर के लिए आप डाउनलोड करें केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर। थैंक यू।